इवनिंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे पीएमएस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, संस्कृत के सिलेबस में प्रत्यय के अंदर टोटल 21 प्रत्यय हैं। उन प्रत्ययों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि प्रत्यय होते क्या हैं। प्रत्यय, इसके ऊपर पाणिनि अष्टाध्यायी में सूत्र लिखा है प्रत्ययः परश्च। इस सूत्र का अर्थ है जो किसी शब्द के पर या बाद में लगे वह प्रत्यय है। पद संज्ञा करने वाले सुपों और तिंगों को छोड़े तो यहाँ प्रत्यय उनका दो प्रकार कहा जा सकता है। यानी प्रत्यय को हम टोटली अगर डिवाइड करें तो 4 प्रकारों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले सुप प्रत्यय जो प्रातिपदिकों के पीछे लगते हैं उनके शब्द रूप चलाने के लिए। दूसरे तिंग प्रत्यय जो लगते हैं धातु के पीछे धातुओं के रूप चलाने के लिए। ठीक है। फिर तीसरे होते हैं कृत प्रत्यय और चौथे होते हैं तद्धित प्रत्यय। अब ये कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या है इन्हें जानते हैं। सबसे पहले आता है कृत प्रत्यय। तो यहाँ अगर हम देखें तो एक सूत्र पढ़ने में आता है पाणिनि अष्टाध्यायी में, जिसे लघु सिद्धांत कौमुदी में इंक्लूड किया गया है। ये सूत्र है धातोः। यह सूत्र क्या करता है? यह सूत्र पाणिनि के अध्याय के तृतीय अध्याय पर्यंत आने वाले प्रत्ययों को धातु के परे होने का अधिकार करता है। ठीक है। यानी कि ये उन प्रत्ययों को बताता है, मतलब प्रत्यय दो प्रकार से लगेंगे, या तो किसी धातु के पीछे लगेंगे या किसी शब्द के पीछे लगेंगे। ठीक है। तो ये बता रहा है कि ये जो प्रत्यय है, यानी इस अधिकार के अंतर्गत जितने भी प्रत्यय आएंगे जो इसके अधिकार में है धातु के, वो सारे के सारे धातु के पीछे लगेंगे। और इसके अलावा जितने भी प्रत्यय बचेंगे वो सारे के सारे शब्दों के पीछे लगेंगे। शब्द यानी जो प्रातिपदिक संज्ञक शब्द होते हैं, चाहे वो तद्धितांतक हो या सुबंत हो, किसी प्रकार के भी शब्द हैं, उन शब्द के ऊपर पीछे हम जो अन्य अन्य जो प्रत्यय हैं इसके अतिरिक्त वो लगाएंगे। ये सिर्फ पहला क्या कर रहा है, प्रत्ययों को दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है ये सूत्र। सभी प्रत्ययों को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। एक प्रत्यय धातु के प्रत्यय और दूसरे होंगे शब्द के। अब इस धातु के पीछे लगने वाले प्रत्यय जो हैं इनके भी दो पार्ट है। ये सूत्र करता है वो कृदतिंग। ये कह रहा है कि यहाँ जो तिंग प्रत्यय हमने पढ़े हैं, तिंग प्रत्यय में जिसमें आते हैं 18 प्रत्यय आते हैं, 9 + 9 के 9 आत्मनेपद संज्ञक होते हैं, 9 परस्मैपद संज्ञक होते हैं। तिप्तजी सप्तसा विपस्मस ताताम च तासा हम थम इत्वहि महिं। ये जो 18 प्रत्यय हैं जिन्हें हम तिंग कहते हैं, यह इन तिंगों को अलग कर रहा है और इनके अलावा जो पीछे और धातु में लगने वाले प्रत्यय हैं उनको अलग कर रहा है। यानी इनके दो पार्ट कर दिए। धातु के पीछे लगने वाले जो प्रत्यय हैं उनके दो पार्ट किए हैं। पहला पार्ट हुआ ये तिंग प्रत्यय जो ये 18 है, और दूसरा इसके अतिरिक्त जितने भी बचते हैं वो सारे। तो यह सूत्र कहता है कृद अतिंग, यानी जितने भी अतिंग प्रत्यय हैं, यानी तिंग नहीं है, इन 18 के अलावा जो भी प्रत्यय धातु के पीछे लगेगा उनकी कृत संज्ञा करता है ये। ठीक है। तो यहाँ जो हमारे पास सभी प्रत्ययों के दो पार्ट हुए, एक तो धातु के पीछे लगने वाले, एक शब्दों के पीछे लगने वाले। उनमें से आधे जो धातु के पीछे लगने वाले थे उनके हमने दो पार्ट कर दिए, एक जो तिंग है और दूसरे जो कृत हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये तो हो गए इनका डिवाइडेशन। अब पीछे बचा इनका डिवाइडेशन। इनके डिवाइडेशन में हम सिंपल सीधा ये कर लेते हैं कि इनमें से आधे तो हो गए सुप और आधे हो गए तद्धित। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्या आने वाला है इसे हम कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी बचेगा ना वो सारा का सारा तद्धित आएगा। सुप, तिंग और कृत के पास जितना भी बचा ना वो सब कुछ तद्धित में है। ठीक है। इस प्रकार से प्रत्ययों को इन चार के अंदर हम कंप्लीट मान सकते हैं। फिर अगला आता है तो कर्तरीकृत। कृत प्रत्यय सामान्यतया कर्ता अर्थ में होते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है सामान्यतया, लेकिन अगर हम यूं देखें तो इस सूत्र के जस्ट बाद में एक और सूत्र पठित होता है जो इनकी इसकी वो क्या करते हैं, निषेध आज्ञा करता है। निषेध आज्ञा कैसे करता है वो जो कर्ता अर्थ के हैं उसके अलावा कुछ प्रत्ययों को भाव और कम अर्थ में भी डालने का काम करता है। कैसे करता है? तयोरेव कृत्य
त खलर था, ऐसा करके सूत्र है। इस सूत्र के होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें देखना है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ कहता है कि कृत्य त और खलर्थ, इन प्रत्ययों के अतिरिक्त जो सारे बच्चे वो कर्ता अर्थ में हुए, और ये जो 3 प्रत्यय हैं, ये 3 भाव और कर्म अर्थ में होते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, अगर हम कृत प्रत्ययों को देखें तो उनके 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है कृतों को। उनमें सबसे पहले है कृत्य। अभी इसमें कृत्य में सिर्फ तव्यत और अनियर प्रत्यय नहीं आते हैं, यहाँ जो सिलेबस में है उनका डिवाइडेशन किया है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि हमारे सिलेबस में जितने भी कृत प्रत्यय हैं वो किस किस पार्ट में आते हैं। वो इसलिए वो जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम पता कर सके वो किस अर्थ में इस्तेमाल हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए ये लिखे गए हैं यहाँ, इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। फिलहाल हमें इन 4 पार्ट्स पे ध्यान देना है। तो ये 4 पार्ट्स क्या है, पहला है कृत्य, दूसरे पूर्व कृदंत, तीसरे कृदंत और चौथे उत्तर कृदंत। अभी हमने यहाँ 3 वर्ड यूज किए, कृत्य, त और खलर्थ, जिसमें कृत्य तो एज इट इज कृत्य हो गए। ठीक है, फिर दूसरे हुए त प्रत्यय और तीसरे हुए खलर्थ प्रत्यय। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ता प्रत्यय हैं वो तो हो जाते हैं पूर्व कृदंत के अंदर, और जो खलर्थ हैं वो आ जाते हैं कुछ एक उत्तर कृदंत के अंदर। तो यानी कृदंत जो उणादि है वो पूरे के पूरे हमारे कर्ता अर्थ के हो गए, लेकिन इन तीनों के अंदर हमें भाव और कर्म अर्थ मिलेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा हाफ डिवाइडेशन। यानी हमने क्या किया, प्रत्यय थे उनके 2 पार्ट किए, पहला धातु, दूसरा शब्द, यानी जो धातु के परे लगते हो या जो शब्द के परे लगते हो, इनके हमने 2 पार्ट किए। पहला तिंग, जो कि 18 गिने हुए हैं, 9 + 9 के 2 सेट में 9 है परस्मय पद, 9 है आत्मनेपद, ये हम पढ़ चुके हैं। फिर उसके अलावा जो इसके अतिरिक्त जितने भी धातु के परे लगने वाले हुए वो सारे हुए कृत प्रत्यय। ठीक है, अभी जो शब्द के पीछे लगने वाले थे वो प्रातिपदिक के पीछे लगने वाले सुप प्रत्यय जो उनको पद संज्ञा कराते हैं, और दूसरे यानी इन 3 के अतिरिक्त जो भी सारे बच्चे उनको हम इसमें काउंट कर लेंगे, वो हुए तद्धित। ठीक है, तो प्रत्यय के 4 डिवाइडेशन हो गए। अब इन 4 डिवाइडेशन में से जो तिंग है वो टोटल 18 है, फिक्स है। जो सुप है वो टोटल 21 है, फिक्स है। फिर तीसरा आया कृत। इन कृत के हमने 4 पार्ट कर ली, कृत्य, पूर्व कृदंत, कृदंत जिनमें सिर्फ उणादि आते हैं, और उत्तर कृदंत। इसमें से अगर हम देखें तो आज हम जो पढ़ेंगे वो होंगे, कृत्य में से तव्यत और अनियर पढ़ेंगे, पूर्व कृदंत में से त, तवतु, क्षत्रि, शानच और त्रिच, और उणादि में से एक भी हमारे सिलेबस में नहीं है। उत्तर कृदंत में से हम कत्वा, ल्युट, ल्यप और तुमन, ये इतने प्रत्यय हम कृत संज्ञक पढ़ेंगे आज। ठीक है, फिर आते हैं तद्धित। इन तद्धितों को बहुत सारे चीजों में डिवाइड किया है, क्योंकि ये एक्चुअल में उस अर्थ के हिसाब से होते हैं। कैसे होते हैं उनको हम समझते हैं, वो इस प्रकार से है। अब हम आते हैं तद्धित के ऊपर कि तद्धित क्या होते हैं। तो तद्धित क्या प्रत्यय है, ये सूत्र लाते हैं तद्धिता, ये इसकी डेफिनेशन देते हैं। अब इस तद्धिता, इस प्रत्यय का अर्थ क्या है, तो तेभ्य प्रयोगेभ्य हिता, यानी उन प्रयोगों की निष्पत्ति में हितकर सिद्ध होने के कारण जो प्रत्यय है,
यानी इनका जो प्रयोग है वो क्या करेंगे, शब्दों को उसके हितकर चीजों में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसकी इस हितकर चीज से जो भी प्रत्यय लगे वो सारे तद्धित हो गए। ठीक है, यानी हमने प्रत्यय क्यों क्यों लगाए भाई, हमने पहले तो लगाए पद बनाने के लिए, जो लगाए हमने सुपर थिंग। फिर हमने धातु से कर्ता कर्म और भाव अर्थ में शब्द बनाने के लिए बनाए, वो लगाए हमने कृत प्रत्यय। ठीक है, फिर इन तीनों से जो शब्द बन गए, उन शब्दों से नए शब्द बनाना, उनके हितकर कार्य करना, ये जो काम करता है वो करता है तद्धित प्रत्यय। इसलिए ये हितकारी होते हैं, इसलिए इनको हितकर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुए तद्धित प्रत्यय। अर्थात उन प्रयोगों की निष्पत्ति में हितकर सिद्ध होने के कारण जो प्रत्यय है, यानी अपने प्रयोगों की निष्पत्ति में हितकर सिद्ध होने के कारण इनको तद्धित कहा जाता है, प्रयोगेभ्य हिता। ठीक है, ये सुबंध प्रातिपदिकों से होते हैं, धातुओं से कभी नहीं होते। धातुओं से कौन कौन से होते हैं, तिंग और कृत। फिर किसी अर्थ विशेष को लेकर आते हैं, कैसे कि जैसे अपत्याधिकार, यानी इसका अपत्य है, इस अर्थ में आएंगे तो इस अर्थ में ये प्रत्यय लगेगा, तो जब भी वो प्रत्यय उस अर्थ में लगेगा, एक बात तो ध्यान रखना, एक ही प्रत्यय है लेकिन अलग अर्थ में लगा है तो उससे जो शब्द बनेगा उसमें डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि वहां नियम बदल जाते हैं। ठीक है, और उस वजह से जो ये शब्द बनेगा उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि हम देखें तो गर्ग होता है, या लिखे पराशर, ऋषि थे पराशर, अपत्य अर्थ में हमने अण प्रत्यय लगा दिया, बन जाएगा पाराशर। प्रक्रिया कैसे होगी वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन इसका अर्थ होता है एक नाम, वो गोत्र जो भी है, इसका अर्थ क्या हुआ, जो पराशर का पुत्र है वो पाराशर है। ठीक है, इस प्रकार के अर्थ होते हैं। इस प्रकार के अर्थों को, नए अर्थों को लाने के लिए जब हम प्रत्यय लगाते हैं तो ये होते हैं, वो तद्धित होते हैं। तो ये हमेशा सुबंध प्रातिपदिकों से होंगे, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि हमने जो धातु से कृत प्रत्यय लगा के शब्द बनाए, उन शब्दों से हमने पहले सुप लगाए तो वो सुबंत हो गए, और उन सुबंतों से जब हमने तद्धित लगाए तो फिर वो फिर से प्रातिपदिक होंगे, उनके पीछे फिर से सुप लगेंगे। ठीक है, ये प्रक्रिया अनवरत है, एक तरीके से नए शब्द हम हमेशा बना सकते हैं। इसीलिए तो यहाँ शब्दों की कोई सीमा नहीं है, खाली हमें ये ध्यान रखना है कि धातुएं कितनी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शुरुआत सभी की धातुओं से हो रही है, फिर उसमें अलग अलग प्रत्यय लगकर नए से नए शब्द बनते हैं, नए नए अर्थ निकलते रहते हैं। अभी इनके अर्थ किस प्रकार के अर्थ होते हैं, तो भाई ये जैसे ये अपत्याधिकार, रक्तादि अर्थक, विकारार्थक, इस प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार से अर्थ विशेष को लेकर आते हैं और अर्थ विशेष के साथ ही लगते हैं। अपत्याधिकार में ये प्रत्यय लगेगा, ठीक है, ये उसका ये हो रहा है, उस अर्थ में ये प्रत्यय लगेगा, इस प्रकार से इसकी सेंटेंस मिलेंगे। पहले हम करेंगे कृत प्रत्यय, और उन सब में से सबसे पहले हम कर रहे हैं णिच प्रत्यय। इस प्रत्यय को ध्यान में रखना, ये प्रत्यय नॉर्मल नहीं है, ये प्रत्यय होता है प्रेरणार्थक। ये ऐसा प्रत्यय है जिसके लगने के बाद हम तिंग प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये धातुओं को प्रेरणार्थक में बदलता है। वो ऐसे कि हमने एक प्रक्रिया पढ़ी थी, वाच्य परिवर्तन। उस वाच्य परिवर्तन वाली पीडीएफ के अंदर एक लिस्ट भी लिखी है मैंने, कि भवती को जब हम वाच्य परिवर्तन करके करते हैं तो भावयति लिखते हैं। तो भवती को ये भावयति कैसे हुआ, ये चीज होती है भू धातु में, जब हम तिप लगाते हैं तो भवती बनता है, लेकिन भू धातु में णिच लगाकर फिर तिप लगाते हैं तो भावयति बनता है। ठीक है, तो ये प्रेरणार्थक कैसे हुए, इनका अर्थ कैसे लगता है, इस चीज को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम णिच प्रत्यय। ये समझना काफी जरूरी है, लेकिन इसके जो एग्जाम्पल है, हमें जब एग्जाम देना होता है ना, इसे समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, लेकिन इसके इसके जो प्रश्न आएंगे प्रत्यय से रिलेटेड, वहां एग्जाम में लिखा होगा जैसे भावयति, तो वहां हमें ये देखना है कि इसमें भू धातु है
प्लस णिच प्रत्यय है प्लस तिप प्रत्यय है। ठीक है, वहीं अगर हम कहीं भवती देखें और हमें प्रकृति प्रत्यय करना है तो हमें भू धातु में सीधा तिप प्रत्यय करना है। ठीक है, और इस तिप के ब्रैकेट में यहाँ लिख देना है प्रथम पुरुष और इस तिप से भवती सिर्फ तभी बनता है जब यह लट लकार में हो। तो लकार लिखना कभी मत भूलना, इसमें भी णिच हो तब भी और णिच ना हो तब भी। क्यों? क्योंकि लकार से ही परिवर्तन आता है। जब हम वर्तमान काल चला रहे हैं, लट लकार चला रहे हैं, तभी हम भवती या भावयति करेंगे। लेकिन अगर हम लृट लकार चला रहे हैं तो ये भविष्यति और भविष्यति हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बदल जाएंगे, इसलिए इनको ध्यान में रखना। फिर हम जो हमारा पहला प्रत्यय है जिसका नाम है णिच प्रत्यय, उसको शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है, इसका जो सूत्र है वो है हेतुमती च। अब ये हेतुमती च सीधा नहीं पढ़ के हम पहले देखते हैं कि हमने कर्ता, जब हमने कारक पढ़े थे तो एक डेफिनेशन पढ़ी थी कर्ता की, स्वतंत्र कर्ता, यानी जो क्रिया में स्वतंत्र होता है उसको हम कर्ता का नाम देते हैं। इसी कर्ता में अगर हम देखें तो एक और सूत्र पढ़ा जाता है तत्प्रयोजको हेतुश्च। इस सूत्र का अर्थ होता है कि कर्ता के प्रयोजक की हेतु संज्ञा और कर्तृ संज्ञा होती है। ठीक है, किसकी? कर्ता, कर्ता के प्रयोजक, इसकी क्या संज्ञा होती है? एक तो हेतु संज्ञा होती है और एक कर्तृ संज्ञा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक कर्ता किसी अन्य कर्ता से दूसरा काम करवा रहा है। ठीक है, मान लो कि रमा रमा श्यामा से पढ़ने का काम करा रही है। ठीक है, रमा है वो श्यामा से पढ़ने का काम करवा रही है, वो उसको प्रेरणा दे रही है कि वो पढ़े। ठीक है, यहाँ क्या होगा, अगर रमा पढ़ रही है, पहला अगर वो रमा पढ़ रही है तो यहाँ कर्ता रमा है, यही हेतु भी है और यह भी कर्त भी है। ठीक है, तो इसकी कर्तृ संज्ञा भी होगी और इसकी हेतु संज्ञा भी होगी, क्योंकि यही हेतु है और यही कर्ता है। ठीक है, लेकिन जब रमा श्यामा से पढ़ा रही है तो इसकी कर्ता संज्ञा तो होगी, लेकिन इसकी कर्ता और हेतु संज्ञा दोनों होगी। इसकी हेतु संज्ञा नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हेतु यह है। ठीक है, तो इसकी हेतु और कर्ता संज्ञा दोनों होगी, इसकी सिर्फ कर्ता संज्ञा होगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब ऐसा कोई हो जो, तो इस वजह से इन दोनों की जो कंडीशन होती है, किसकी किसकी, एक तो जिसकी कर्ता संज्ञा हो रही है, जिस और हेतु दोनों संज्ञा हो रही है। इसमें क्या होता है कि जिसकी सिर्फ कर्ता संज्ञा हो रही है उसको तो हम कहते हैं प्रयोज प्रयोज्यकर्ता। ठीक है, और जिसकी हम हेतु और कर्ता संज्ञा दोनों करते हैं उसको हम कहते हैं प्रयोजक कर्ता। तो दो तरह के कर्ता हो जाते हैं, प्रयोजक कर्ता और प्रयोज्य कर्ता। ठीक है, प्रयोजक कर्ता जिसका हम यूज कर रहे हैं, प्रयोजक कर्ता जो यूज करा रहा है। ठीक है, जैसे कि भाई श्यामा है, ये रमा को पढ़ा रही है अगर, तो ये प्रयोजक कौन हुई? श्यामा। किसको प्रयोग कर रही है? रमा को। तो प्रयोज्य कौन हुआ? रमा। किसमें? पढ़ने में प्रयोग कर रही है। ठीक है, अगर इस तरह से हम देखें इसको तो सिंपल है समझना, इस वजह से ऐसे वर्ड यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा होता है जब कौन जो करवाने वाला है ना उसकी तो होगी प्रयोजक संज्ञा, और जो करने वाला है ना उसकी होगी प्रयोज्य संज्ञा। क्यों? क्योंकि यूज उसका हो रहा है, काम वो कर रहा है, और करवाने वाला है वो प्रयोजक रहेगा हमेशा। तो इस स्थिति में अब हम ये सूत्र पढ़ते हैं हेतुमतीचा। ये सूत्र क्या कहता है कि प्रयोजक प्रेरक कर्ता, कौन सा? प्रयोजक के व्यापार वाच्य होने पर। अभी व्यापार वाच्य होना, यहाँ एक चीज ध्यान में रखना, विवक्षा और वाच्य होना ये दोनों जो चीजें हैं उनमें, कि जब विवक्षा होती है किसी चीज की, यानी कर्ता मतलब जो बोलने वाला है, वक्ता,
वक्ता अगर किसी को कर्ता की स्थिति में बोलना चाह रहा है तो वह कर्ता की विवक्षा हुई। उसको अगर वो उससे वो क्रिया करवा रहा है तो वो कर्ता की विवक्षा हुई। अगर उसको किसी के कर्म की विवक्षा कर रहा है तो उसकी कर्म संज्ञा होती है। तो अगर वो बोलना चाह रहा है कि ऐसा कर्म, ये कर्म होना चाहिए, मतलब जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो किसी का कोई ना कोई इसका वक्ता होता है। तो जो बोलने वाला है या जो सेंटेंस को बनाने वाला है या जो भी वक्ता है, वो जो सोच रहा है, वो जिसको कर्म सोच रहा है, उसमें कर्म की विवक्षा होगी। इस प्रकार से हम विवक्षा शब्द को मानते हैं। ठीक है। वैसे के वैसे व्यापार वाच्य होना का अर्थ भी ऐसा ही होता है कि जब भी कोई काम कर्ता, कर्म, अभी कर्म का व्यापार क्या होता है, कर्ता का व्यापार क्या होता है, उससे रिलेटेड अगर कोई व्यापार वाच्य हो रहा है, यानी ऐसा वाक्य में पता चल रहा है कि ये इससे रिलेटेड होना चाहिए, कर्ता से, या ये कर्म से रिलेटेड होना चाहिए, तो इस प्रकार की स्थिति को व्यापार वाच्य होना कहते हैं। अब इस व्यापार वाच्य होने के अंदर यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ वो कह रहा है कि प्रयोजक प्रेरक कर्ता का व्यापार वाच्य होने पर, यानी अगर दो कर्ता है, और दो कर्ता नहीं, एक कर्ता भी है सेंटेंस के अंदर, लेकिन उसका काम कैसा लग रहा है, जैसे कि वो प्रयोजक प्रेरक करता है, ऐसा लग रहा है। अगर सेंटेंस में एक भी दिख रहा है लेकिन उसका काम प्रयोजक प्रेरक कर्ता के जैसा दिख रहा है, तो उससे हम णिच प्रत्यय करेंगे। किससे? धातु से। किस धातु से? जो इस कर्ता के विषय में होगी, उस धातु से हम णिच प्रत्यय करेंगे। अब ये णिच प्रत्यय धातु का अर्थ बदलता कैसे है? तो भाई भवती का अर्थ होता है या लेख देखते हैं सिंपल। सबसे पहले पट धातु सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम, वैसे सबसे ज्यादा यूं तो भवती यूज हुई, भवती स्टार्ट, भू से स्टार्ट होता है सब कुछ, लेकिन क्या है ना, हम इससे पटती और पाठयती, इसमें देखते हैं। यहाँ क्या है, पट धातु से स्टिप प्रत्यय लगा है सीधा सीधा, और यहाँ पट धातु से णिच होकर फिर प्रत्यय लगा है, टिप प्रत्यय लगा है। ठीक है, इन दोनों में यही अंतर है। अर्थ में क्या अंतर है? पढ़ती का मतलब होता है पढ़ता है, ठीक है, और ये पाठयति पढ़ाता है। ठीक है, इस तरह से अर्थ बदल जाता है। तो ये प्रेरणा अर्थ की हो गई। तो यह जब अर्थ आने शुरू हो जाता है तो इसको हम णिच प्रत्यय कहते हैं, ये प्रेरणा अर्थक में होती है। इसका प्रयोग हम वाच्य परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा करेंगे। जब भी इसकी शब्द मिले कैसे, भवती या भावयति, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, भू धातु प्लस णिच प्रत्यय। अब यहाँ लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखो, चाहे लिख के उसके ब्रैकेट में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अगर आप तिथ लिख के कर रहे हो मतलब वो आपको ज्यादा जानकारी वाला मानता है, सिंपल इतना ही फर्क है। बाकी जो इजी लगे वो लिखो। अब ये कैसे हुआ, तो सिंपल सीधी बात है कि जब हमने भू में टिप लगाया उससे भवती कैसे बना, ये हम एक बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन हमने भाव्यति कैसे बना इसको देखेंगे। तो पहले भू में हम पहले णिच लगाएंगे। अभी जो णिच प्रत्यय है इसमें जो णकार है उसको इत हो जाएगा, चकार है उसको भी इत हो जाएगा, इसको होगा हलंत्यम से, इसको हो जाएगा आडी टुडवाह से। ठीक है, नहीं चुटू से हो जाएगा, इसको चुटू से हो जाएगा, और इसको हलंत्यम से इत हो जाएगा। इन दोनों को इत होने के बाद में हमारे निच में क्या बचा, ई। तो हमारे पास बचा भू और ई। अब जो भू धातु है उसमें बचा ई बचा। अब ई है तो यहाँ पर एक सूत्र आता है अच्छो नीति। यह सूत्र क्या करता है, अगर कोई णित या णित है, कैसा, णित या णित प्रत्यय है और उससे पहले अच है, तो उस अच को ये वृद्धि आदेश कर देगा। अगर पीछे प्रत्यय णित या ञित हो, णित या ञित का क्या अर्थ है, जहां ण की इत संज्ञा हुई हो वो णित, और जहां य की इत संज्ञा हुई हो वो ञित। तो ञित और णित, अगर ऐसा प्रत्यय पीछे हो तो भाई ये कैसा है, णिच, इसमें णिच यानी ये ई जो है इसमें णित की इत संज्ञा हुई है, ण की इत संज्ञा हुई तो ये णित हुआ। तो इस वजह से इसको ये आदेश होगा, ये लागू होगा, ये लागू होगा अचोणिति, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी किसको, पहले वाले अच को। पहले वाला अच क्या है, उकार। उकार को जब वृद्धि आदेश होगा तो वृद्धि के तीन क्या होते हैं, आ, ऐ, औ।
इसमें से इसके सवर्णी कौन सा है? औ है, तो इसको हो जाएगा औ, तो ये हो जाएगा भौ ई। अब भौ है, ई है, अब यहाँ संधि की स्थिति बन रही है। संधि की स्थिति बनने में जब औकार हो और उसके पीछे अच आए तो हम कौन सी संधि करते हैं? तो हम करते हैं एचो या वायावा से अयादि संधि। तो यहाँ हो जाएगा औ को आव आदेश होता है, तो यहाँ हो जाएगा भाव, पीछे ई है, इसको हो जाएगा भावी। ठीक है, ऊ और णिच से भावी कैसे बना, ये हो गया है। अब इस भावी में जब हम टिप लगाएंगे तो भाव यति कैसे बनेगा, इसे हम अब देखेंगे। तो लट लकार में जब हम टिप लगाएंगे तब क्या लगाएंगे, भावी टिप। पकार की संज्ञा ती बचेगा, भावी ती। अब इसमें क्या होगा, भावी था, इसमें क्या होगा, इकार को गुणादेश हो जाएगा। क्यों क्यों होगा गुणादेश? इस इकार को गुणादेश होने का रीजन होता है सार्वधातुक आर्धातुक में से, इसमें इसकी आर्धातुक संज्ञा होती है तिंशित सार्वधातुकम। सूत्र है तिंशित सार्वधातुकम। इससे इसकी सार्वधातुक संज्ञा होगी किसकी, टिप की। इसकी सार्वधातुक संज्ञा होने से जब भी टिप किसी कोई सार्वधातुक परे होता है तो इसको गुण आदेश हो जाता है, तो ये हो जाएगा भावे ति। ठीक है, ठीक है। अभी यहाँ था क्या, भाई बनने के बाद में और शप टिप के कारण यहाँ पर शप का आगम भी होता है। ठीक है, सार्वधातुक होने से यहाँ शप का आगम भी होता है। अभी शप में से क्या शेष रहता है, अ, तो यहाँ अ ति और यहाँ भावे। एकार के बाद अकार आ रहा है तो यहाँ फिर से एचो ए वाया लगेगा और यहाँ अय आदेश होगा, तो यहाँ होगा भावय अ ति। जोड़ेंगे तो बनेगा भावयति। कैसे हुआ देखते हैं फिर से। जो ये तिप्तस झ इत्यादि 9 प्रत्यय हैं, इन सब की क्या होती है, तिंशित सार्वधातु का नाम से सार्वधातुक संज्ञा होती है। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है तो सार्वधातुक प्रत्यय परे रहने पर एक तो शप का आगम होता है और यहाँ जो ये है इसको गुण आदेश हो जाता है। तो ये गुण होने के कारण और शप का अ रहेगा, इस गुण के ए को इस अ के कारण अय आदेश हो जाएगा एचो ए वायव से, फिर भावय अ ति भावयति। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बनेंगे। इनकी जो लिस्ट है वो मैंने वाच्य प्रयोग वाले में लगा रखी है, वहां से पढ़ लेना। बाकी मैं इनकी एक कंबाइंड फर्स्ट पार्ट ए की कंबाइंड पीडीएफ कल सुबह से पहले ग्रुप में सेंड कर दूंगी, तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा। और वहां जो ना मिले वो मुझे मैसेज करके पूछ लेना, मैं रेडी करके भेज दूंगी। ताकि मुझे नहीं लगता कुछ बचना चाहिए, मैंने मोस्ट ऑफ कंपाइल कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा अनिच प्रत्यय जो पहला था, प्रेरणार्थक। धातुओं को प्रेरणार्थक बदलता है। सबसे पहली बात कि धातु से शब्द या प्रातिपदिक नहीं बनाता, ये धातु को दूसरी धातु में कन्वर्ट करता है प्रेरणार्थक में। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रत्यय लगने के बाद तीन प्रत्यय लगते हैं, ये चीज ध्यान में रखना। फिर आता है कृत प्रत्ययों में कृत्य कृत्य अंदर के पूर्व कृदंत के त और तवतु। ठीक है, त और तवतु, ये क्या है, सबसे पहले त और तवतु की निष्ठा संज्ञा होती है। ठीक है, त तवतु निष्ठा, ये निष्ठा संज्ञा करते हैं। फिर निष्ठा, ये सूत्र कहता है कि निष्ठा संज्ञक त और तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से होते हैं। यानी जब भी भूतकाल अर्थ में हमने कोई लकार का प्रयोग करना है तो उसके स्थान पर हम यह प्रत्यय ला सकते हैं। ठीक है,
जैसे कि पहले वो नहाया, उसके बाद वो वहां गया, ठीक है। तो अभी हम ये क्या करेंगे कि यहाँ कह रहा है कि नहाकर फिर वो गया है। अभी हमने पहले ये लिखा, ये नहा लिया, फिर ये गया, तो लंबा सेंटेंस देता है। शॉर्ट में करना होगा तो हम नहाकर वहां चला गया। तो ये जो नहाकर लिखा है, ये भूतकाल में इस क्रिया को हो, ये क्रिया भूतकाल में हो चुकी है। लेकिन अगर इसको हम संस्कृत में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो ये श्ना धातु नहाने अर्थ में होती है, उससे हमने त प्रत्यय किया और स्नातम। बना कैसे, इसे हम देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये तो समझ में आ रहा है ना कि हो कैसे रहा है। तब तो निष्ठा और निष्ठा, तो श्रा शौचे धातु के हमने ट प्रत्यय लगाया है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हमने धात्वादे श्रह स, धात्वादे, ये ऐसे हमारे यूज का नहीं होता इतना, क्योंकि कोई कोई में ही आता है। इससे क्या होता है, शकार को सकार हो जाता है। धातु के आदि में अगर शकार हो तो उसको सकार होता है। जब भी ऐसी कोई धातु है जिसके आदि में ये शकार हो तो उसको सकार कर देना है, ठीक है। तो यहाँ जो श्रा है वो स्ना हो जाएगा, और पर ये न है वो भी न में बदल जाएगा। क्यों? क्यों? क्योंकि इन दोनों की क्या हुई है, संयोग संज्ञा हुई है, ठीक है। इनकी संहिता संज्ञा हुई है। हाँ, जब संयोग संज्ञा होती है, दो हल आसपास आते हैं, हलो अनंतर संयोग से, तब क्या होता है, हम हल संधि कर देते हैं। हल संधि में क्या होगा कि जब सकार आएगा तो ये न बदल जाएगा, और वही अगर ये सकार था तो ये न में था। क्यों? क्योंकि ये सवर्णी होते हैं, ध्यान में रखना। सवर्ण संज्ञा हमारी यूं काम आती है, इसलिए हमें सवर्णी ध्यान में रखने, कौन किसका सवर्णी है। तो यह जो स्ना था वो स्ना में बदल गया। क्यों? क्योंकि जो शकार था उसको हमने सकार में बदल दिया, और इसके संसर्ग में होने के कारण णकार को नकार हो गया, तो ये स्ना हो गया। अभी स्ना होने के बाद में हमने पीछे लगाया एक त प्रत्यय, ठीक है। अभी ये अनुबंध लोप होने के बाद में जो शुरुआत का क है वो इत होके तस्य लोप से लोप हो जाएगा। कैसे हुआ इत? लशक व तद्धिते से, ठीक है। सूत्र लगेगा लशक व तद्धिते, उससे इसकी इत संज्ञा हुई क की, ठीक है। इस क की इत संज्ञा होने के बाद स्ना त, तो बना स्नात, ठीक है। शब्द बन गया। अभी इसमें हम सूप वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हमने इसको करा है क्या, नपुंसकलिंग है, नपुंसकलिंग होगा तो अम हो जाएगा, अमे पूर्व से स्नातम, ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। फिर आता है दूसरा तवतु, इसको हमने लगाया क्री धातु के पीछे, क्री धातु तवतु प्रत्यय। अभी जो क है इसकी रशक को तद्धिते से इत संज्ञा हो गई, ठीक है। और जो तुकार का तकार पीछे वाला तकार का जो उ है उसकी उपदेश अजन्मानिक इत से इत संज्ञा हो गई। दोनों का लोप होने के बाद हमारे पास बचा तवत, ठीक है। तो ये करने अर्थ में होती है क्री धातु। इससे हमने तवतु प्रत्यय लगाया, शेष बता तवत, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा कृतवत। अब यहाँ एक सूत्र लगता है उगी रचाम सर्वनाम स्थानीय धातु, इससे अंत्य अच के बाद में जी इस वकार के अंदर का अकार है, इसके बाद में हम नुम का आगम करेंगे। नुम के आगम के अंदर सिर्फ नकार शेष रहता है, ठीक है। तो ये रहेगा कृत व न त, ठीक है। अब जब भी नुम का आगम होता है ना तो अपने साथ एक और चीज लेके आता है,
अत्व संतस्य चा धातु, इससे इस वकार को दीर्घ हो जाएगा। इस दीर्घ होने के बाद में इस सकार को दीर्घ हो जाएगा। अब इसको दीर्घ होने के बाद में हमारे पास न त बचा, ये हमारा शब्द बचा। इसके बाद में हमने सुप लगाए, सुप का सकार लगने के बाद यहाँ पर एक सूत्र और लगता है, संयोग का अंत से लोप, अंत में जो संयोग होता है उसका लोप हो जाता है। तो ये जो दो है इनका हो जाएगा लोप, हमारे पास शब्द बचेगा कृतवान। इसका लोप तो होता है अलग्याभ्यो दीर्घा सुप्ति से अप्रक्तम अल, ठीक है। और इस तकार का लोप संयोगांतन से लोप से होता है, न और त में से त का लोप हो जाता है, पीछे बचता है कृतवान। ये हमारा शब्द सिद्ध हो जाता है, ठीक है। तो ये हाँ एक बात पे ध्यान में रखना, इसके जो अन्य एग्जाम्पल हैं वो उनको देखें अगर, तो इनकी काफी लंबी लिस्ट है। जैसे कि अर्च धातु में जब ता प्रत्यय लगेगा अर्चित, और तवतु लगेगा तो अर्चितवान। इक्ष से इक्षित इक्षितवान, क्री से कृत कृतवान, क्षिप से क्षिप्त क्षिप्तवान, ख्या से ख्यात ख्यातवान, गर्ज से गर्ज गर्जित गर्जितवान, ग्रह से गृहीत गृहीतवान, ठीक है। ये धातुएं अर्च से अर्चना करने अर्थ में होती है, इक्ष क्री करने अर्थ में होती है, क्षिप फेंकने अर्थ में होती है, ख्याति अर्थ में होती है, गर्ज गर्जना अर्थ में होती है, ग्रह ग्रहण करने अर्थ में होती है, चर्व चबाने अर्थ में होती है, चिंत सोचने अर्थ में होती है, जैसे चिंतित और चिंतितवान बनता है, छेद में अर्थ में होती है, जिसे छिन्न और छिन्नवान बनता है, जी जीतने अर्थ में होती है, जिसे जिता और जितवान बनता है, क्रोध क्रोध करने अर्थ में होती है, जिसे क्रुद्ध और क्रुद्धवान बनता है। कई सारी धातुओं से कई सारे शब्द बनते हैं। कुछ मेन एग्जाम्पल ध्यान में रखना। ये था हमारे त और तवतु प्रत्यय। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्षत्रि शानच। प्रत्यय वही एक साथ करा रहे हैं जिनका सूत्र एक साथ है, ठीक है। क्षत्रि शानच का भी सूत्र एक ही लगता है, त और तवतु का भी एक ही लगता है, दोनों एक ही जो जिनका सूत्र सेम होगा ना उनका अर्थ भी सेम लगेगा। ये दोनों ही भूतकाल के अर्थ में लगेंगे, ठीक। वैसे शत्रु और जो शानच है ये वर्तमान में लगते हैं और दोनों के दोनों का अर्थ भी सेम होगा। ये कह रहा है श्लटः क्षत्रि शानच चावो प्रथमा समानाधिकरण है। क्या कह रहा है? अप्रथमांत, यानी कि द्वितीय तृतीय, यानी कोई भी विभक्ति हो सकती है, प्रथमा नहीं होनी चाहिए, अर्थात द्वितीयांत आदि के साथ, ठीक है। समानाधिकरण होने पर लट के स्थान पर शत्रुशानच होता है, यानी कि समान अधिकरण है और शत्रुशानच किसके स्थान पर होंगे? धातु में जो तिप्त स्थित जगह है ना उसके स्थान पर, ध्यान में रखना। इसके सेंटेंस का एग्जाम्पल तो बाद में लेंगे कभी, फिलहाल शब्द कैसे बनता है इससे तो पहले देखते हैं। पच, उसमें हमने लगाया प्रत्यय क्षत्रि, ठीक है। इसमें क्या है? शकार है, उसकी लशक तद्दी से, रिकार है, उसकी उपदेश जनानिक इत से क्या हो जाती है? इत संज्ञा। शेष क्या बचेगा? अत। और ये जो ईशानच है इसमें क्या शेष बचता है? शकार की हो जाती है लशक तद्दित से, चकार की हो जाती है हलंत्यम से, तो यहाँ बचता है आन, ठीक है। यहाँ अत बचता है, यहाँ आन बचता है। प्रत्यय में एक चीज ध्यान रखना, शेष क्या रह रहा है और आगम किसका हो रहा है। अगर ये चीज पता है ना तो नया शब्द अपने आप बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ होते हैं जैसे यू, वो, यूरोर, ना को, ऐसा सूत्र है जो क्या करता है, जो बोलता है कि यू को अन हो जाएगा और वो को अक हो जाएगा। अभी जिसके अंदर, जिस प्रत्यय के अंदर यू आ रहा है उसके अंदर जब हम प्रत्यय का अंत देखेंगे ना तो पीछे अन आना चाहिए, यू और अना को से, ठीक है। वैसे कैसे ठस्य कह, प्रत्यय का नाम है ठक, उसमें शेष रहेगा ठ, और उस ठ को एक आदेश आदेश हो जाता है ठस्य क से, तो क्या बचेगा? इक। इस प्रत्यय को हम इक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं और ठक प्रत्यय के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर सूत्र पढ़ेंगे तो ठक का मिलेगा, लेकिन जब शब्द देखेंगे तो इक के मिलेंगे। यहाँ इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो हम देख रहे हैं शत्रु और शानच प्रत्यय, ठीक है। तो पच धातु थी, शत्रु प्रत्यय लगाया, पच के बाद शत्रु के अत शेष रहा, पच अत,
बना पचत। ठीक है, नपुंसक लिंग में सु को अम हो जाएगा, पचतम बनेगा। ठीक है, वैसे के वैसे पच शानच, तो यहाँ पच आन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, यहाँ आगम लगता है। क्या आगम लगता है, आने मुख। सूत्र है आने मुख। जब पीछे आन हो तो मुख का आगम होगा, मुख में म शेष रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पच और में म का आगम हो जाएगा, म जब इस अ में मिल जाएगा तो ये हो जाएगा पचमान। जब हम इसके पीछे सु लगाएंगे, सकार को रुत्व विसर्ग होकर पचमान। ठीक है, ये हुआ क्षत्रिय और शानच प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है तुमुन प्रत्यय। अब ये जो तुमुन प्रत्यय है, ये बोलता है तुमुन नमूलो क्रियायाम क्रियार्थम, यानी एक क्रिया के लिए जब दूसरी क्रिया समीप में हो तो भविष्य काल में धातु से परे तुमुन। यानी कि हमने एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करनी है। जैसे कि हमने एक क्रिया कर ली है भूतकाल में और अब हम दूसरी करने वाले हैं, तो हमने वो जो भूतकाल वाली थी वहां पर वो लगाए थे, क्या लगाए थे, त और तब। जैसे कि मैं पढ़कर सोने गया, तो भाई हमने क्या लिखा, पठितम। हाँ, ठीक है, तो वैसे वैसे कि वैसे जब हम कुछ काम भूत भविष्य में करने वाले हैं, तो एक क्रिया है वो हम अभी कर रहे हैं और उसके बाद में हम दूसरी करने वाले हैं, वो जो क्रिया अभी कर रहे हैं वो उस क्रिया के लिए कर रहे हैं जो भविष्य में होने वाली है, तो जो भविष्य वाली है ना उसके अंदर हम तुमुन प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि वो पढ़ने शहर गया, तो जो पढ़ने गया है ना शहर, तो वो पठितुम हो जाएगा। ठीक है, स पठितुम नगरे गच्छति, वो पढ़ने के लिए शहर जा रहा है। ठीक है, शहर जा रहा है वो पढ़ने के लिए, तो स पठितुम नगरम गच्छति, नगरे गच्छति, सॉरी। इस प्रकार से, तो यहाँ इस अर्थ में हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अब इस तुमुन प्रत्यय का जो प्रयोग है वो कैसे करेंगे, तो हमने लगाया पठ धातु, ये काल समय और वेला जैसे कालवाची शब्द होने चाहिए, या क्रिया के लिए दूसरी क्रिया हो तब। इन दो अर्थों के अंदर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये दो सूत्र हैं, दोनों अलग अलग अर्थ बताते हैं। अब इन दोनों ही अर्थों में हम इसका प्रयोग करेंगे, और जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो हमारे शब्द कैसे सिद्ध होंगे, तो दोनों ही एक जैसे ही होंगे, अलग नहीं पड़ेंगे। अलग कब पढ़ते हैं, अलग अर्थ होने पर अलग शब्द कैसे बनते हैं, वो बनते हैं तद्धित में, कृत में नहीं बनते। तो पठ तुमुन, अभी तुमुन में क्या शेष रहेगा, स्मू का उ और न, ये दोनों की इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा क्या, तुम, बचा पठ तुम, पठ तुम। अभी क्या होता है कि तिंग शित सार्वधातुकम, जो सित होते हैं और जो तिंग होते हैं उनकी सार्वधातुक संज्ञा होती है, लेकिन जो इसके अलावा बचते हैं ना शेष अर्धाधातुकम, इस सूत्र से उनकी अर्धधातुक संज्ञा होती थी। लेकिन जब अर्धधातुक संज्ञा होती है तब क्या होता है, तब क्या होता है कि धातु से इट का आगम होता है। ठीक है, यहाँ इट का आगम होगा। अभी इट का जब आगम होता है तो कहाँ जुड़ता है, आदिंत उटकितो। ठीक है, तो ये इट यहाँ जुड़ेगा, इट का ट है जो टित हो जाता है, मतलब इस होकर उसकी लोप हो जाता है, तो यहाँ बचता है ई, पठ ई तुम। ये इकार किस में जुड़ेगा, ठकार में, तो ये हो जाएगा पठी तुम। ठीक है, ऐसे कैसे, खाद तुमुन, तुम बचा, इत का आगम हुआ, इकार द में जुड़ा, बचा खादी तुम। ये हुआ तुमुन प्रत्यय। ड़उल हमारे सिलेबस में नहीं है, वरना इसका भी यही सूत्र होता। फिर हम आते हैं नेक्स्ट प्रत्यय पे, जो है तव्यत और अनियर।
अभी इस प्रत्यय में देखते हैं क्या होता है। तो ये प्रत्यय है कृत्य संज्ञक। तव्य तव्य अनियरः इसका सूत्र है। यह क्या धातु से तव्य तव्य और अनियर प्रत्यय होते हैं। ये कृत्य संज्ञक है तो इनका अर्थ कृत्य से निकल जाता है। ठीक है, ये तीनों के तीनों आर्धधातुक संज्ञक है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये है कि चिन धातु है तो ची बचा, यकार है उसकी इत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हलंत्यम और उपदेशीय अनिश्चित ऐसे हैं जो सभी उपदेशों में लगते हैं, लेकिन चुटू लशक व तद्धित ये प्रत्ययों में लगते हैं। इस चीज को ध्यान में रखना। जो उपदेशों में लगते हैं ना, वो वाले सूत्र से हम ये धातु के अंदर भी हलंत्यम से इत संज्ञा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने धातु दोनों में सेम ली है, दोनों में ही ची बचेगा। अभी जो प्रत्यय है उसमें क्या बचेगा, तो प्रत्यय में इसमें तो बचेगा तव्य, इसमें बचेगा अनिया। ठीक है, अभी हमारे पास बचा छी के बाद तव्य और अनिय। पहले हम देखते हैं तव्य। तो ची तव्य है, आर्ध धातु संज्ञा होने की वजह से गुण हो जाएगा सार्ध धातु कार्ध धातु के योग से, इस सूत्र से। ठीक है, इससे गुण होगा किसको, ची को। जब इसको गुण होगा तो बचेगा चे तव्य। ठीक है, अब ये चेतव्य बना, ये प्रातिपदिक हो गया, सू लगा, सकार को विसर्ग रुत विसर्ग हो गया, हमारा तव्य सिद्ध हो जाएगा। फिर आता है ची धातु अनियर प्रत्यय, ची अनीय। इसमें क्या होता है कि गुण होने से ची को हो जाएगा चे, चे को पीछे अ आने की वजह से अय आदेश होगा, किससे एचो आया, तो ये हो जाएगा चया। पीछे है हमारा अनीय, सम्मेलन करेंगे चयनीय। ठीक है, इसमें भी फिर सू लगाएंगे तो ऋत्व विसर्ग होकर चयनीय। ठीक है, ये हो गए हमारे तव्यत और अनियर प्रत्यय। यहाँ तव्यत तव्य अनियर तीनों को बात करता है, लेकिन तव्य तव्य और तव्यत में सिर्फ इतना सा फर्क है, एक तित है और एक नहीं है। दोनों में शेष क्योंकि तव्य रह रहा है, इतना सा फर्क है, लेकिन दोनों में अर्थ समान है, शब्द समान बन रहे हैं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट आते हैं त्रिच प्रत्यय। त्रिच प्रत्यय होते हैं, सूत्र है णवल त्रिचो। धातु मात्र से णवल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, ये पूर्व कर्तृत्व में काउंट होते हैं, तो ये भी भाव कर्म अर्थ में होते हैं। क्रिय धातु से हमने त्रिच प्रत्यय लगाने एग्जाम्पल में ले रहे हैं। त्रिच में त्रि शेष रहेगा क्योंकि चकार की इत संज्ञा होके लोप हो जाएगा, तो बचा क्री और त्रि। अभी क्या होता है कि जब हम इसे गुण करेंगे तो गुण में आते हैं अ, ए और ओ। सारा धातु कार धातु कैसे यहाँ भी गुण होगा, क्री में और त्रि, क्री और त्रि आएंगे, इसे आएंगे तो यहाँ पर भी होगा। तो जब यहाँ रिकार को गुण होता है तो वहां अ आता है और उन रपर से र भी आता है, तो वो अर आदेश होता है, जैसे महर्षि में होता है वैसे। तो यहाँ पर भी हमें अर करना है, तो ये हो जाएगा कर और त्रि, सम्मेलन करेंगे तो बनेगा कर्त्री। मूल शब्द बना कर्त्री। जब हम इसमें सु लगा के तो हमने रूप चलाए थे कर्त्री पितृ शब्द के, तो प्रथमा एक वचन में सु लगाने के बाद हमारे पास कर्ता बनता है। ठीक है, ये हुआ त्रिच प्रत्यय। कर्ता के जैसे री धातु में अगर त्रिच लगाएंगे तो हर्ता बनेगा। ठीक है, इस प्रकार जो करता है वो कर, जो करने वाला है वो करता। णवुल प्रत्यय से कारक भी बनता है, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़े, अगला है कत्वा प्रत्यय, और ये प्रत्यय है उत्तर कृदंत में।
सूत्र है समान कर्तृकयो पूर्वकाले। अर्थ है समान कर्तृक धातु अर्थों में, समान कर्तृक धातु अर्थों में, समान कर्ता वाले धातु के अर्थों में पूर्व काल से विद्यमान धातु को कर्ता प्रत्यय होगा। ठीक है, यानी समान करता है लेकिन दो धातु हैं, लेकिन जो पूर्व काल में विद्यमान धातु है उसको कर्ता हो जाएगा। जैसे कि खाकर सोया तो भुक्त्वा स्वपिति, ऐसे। ठीक है, तो जो पहले वाली है पूर्व काल में विद्यमान है उसको कतरा लगाया हमने। तो खाने के बाद सोया ना, तो पहले काल में कौन सी हुई? खाना, तो भूख। जैसे खाकर तो भूख, भूख जो भुज धातु हुई वो खाने अर्थ में हुई, उसमें हमने कतवा प्रत्यय लगाया तो बनेगा भुक्त्वा। कैसे बना? तो जो स्टार्टिंग का क है उसको क्या हो जाएगा? लशक को तद्धित से इत संज्ञा और लोप। यहाँ हमारे पास बचेगा भुज त्वा। ठीक है, अभी यहाँ भुज है, फिर कतवा प्रत्यय लग के त्वा बचा, भुज त्वा। तो इसमें एक सूत्र लगता है चो कोह, इससे जकार को कुत्व हो जाता है। सूत्र है चो को, तो जो चो है से को हो जाता है, इस तरह का है। तो जो जकार है उससे क हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बुक त्वा, बनेगा भुक्त्वा। ये बिंदी ऐसे ही आ गई। बनेगा भुक्त्वा। कैसे बना समझ गए? बड़े। फिर है हमारा नेक्स्ट ल्यप प्रत्यय। ये भी इसी कैटेगरी में काउंट होता है। इसमें क्या होता है कि जिस समाज में नए से भिन्न अन्य कोई अव्यय हो, क्या कह रहा है? समाज से अनय पूर्वक कत्वो लप, उसमें कत्वा को लेप हो जा रहा है। ठीक है, कहाँ पर? जब समास हो, कौन सा अव्ययी भाव, उसमें भी जो आगे वाला अव्यय है वो कुछ भी हो सकता है, बस नए समास वाला न नहीं होना चाहिए। उसके अलावा और कोई सा भी अगर अव्यय है और वो समास का, तो वहां जो पीछे लगने वाला हमारा कत्वा है उसको हम लेप कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी यहाँ प्रक्रियप है, वैसे कि वैसे न अगर हो तो वहां न को अकार आता है, वैसे अ क्री और कत्वा था, और एक क्री और कत्वा था। तो जो प्रक्रिय और त्वा था ना, यहाँ पर प्र था आगे, इस वजह से इसको क्या हो गया? लेप। लेकिन जो अ था वहां पर नए आने की वजह से उसको बनता है, तो यहाँ बनता है अकृत्वा, जिसे ऊपर बना था। लेकिन यहाँ प्रकृत्वा की बजाय बनता है प्रकृत्य। क्यों? क्योंकि कत्वा को लेप आदेश हो रहा है। अब बनता कैसे है इससे आगे देखते हुए दिखाते हैं। तो प्र को एज इट इज रखेंगे, क्री धातु के पीछे हमने लेप लगाया है, जो लकार है उसको लशक को तद्धित से इत हो जाएगा, बीचे बनेगा हमारे पास सिर्फ य। क्यों? क्योंकि पकार को हलंतन से हो रहा है, ल और प दोनों इत होकर लोप हो जाएंगे। हमारे पास है प्र क्री य। ठीक है, फिर रस्वस्य पिति कृति तुक से क्री को तुक का आगम होगा। क्री को तुक का आगम है, आदित्य उठा की तो से वो अंत में लगेगा। तो जो तुक का आगम है वो यहाँ, तुक के आगम में सिर्फ त शेष रहता है। ठीक है, तो प्र क्री त य, प्रकृत्य, ये शब्द सिद्ध हो जाएगा। और इससे क्यों लगा? क्योंकि ये एक पित्त है। क्या है? पित्त। यहाँ प की इत संज्ञा हुई है, इस वजह से यहाँ तुक का आगम हुआ है। यहाँ किसका इत हो रहा है यह बात बहुत मायने रखती है। प्रत्यय के अंदर कोई भी हो, चाहे तिंग हो, सुप हो, कृत हो या तद्धित हो, कौन सी चीज इत हो रही है यह बहुत कुछ बदल देती है। फिर आता है संगम लेप, वैसे के वैसे संगम
य संगम्य। ठीक है, अब यहाँ तुक का आगम क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ तुक का आगम इसलिए नहीं हुआ कि अगर हो भी जाता तो तकार और मकार में से एक का लोप हो जाता तो संगम यही बनता। ठीक है, फिर है ल्युट प्रत्यय। यहाँ लकार और टकार की इत संज्ञा हो जाएगी, पीछे बचेगा यू, और उसमें फिर मैंने जो सूत्र बताया था थोड़ी देर पहले, युवोर नाको, वह वाला सूत्र लगेगा। जब ये सूत्र लगेगा तो जो यू है उसको अन हो जाएगा। ठीक है, नपुंसकत्व में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय होता है, जब नपुंसकत्व हो और भाव अर्थ हो तब। तो हस्त धातु में हमने ल्युट प्रत्यय लगाया है, लकार और टकार को इत संज्ञा हो गई, लकार को लशक को तद्धित से और टकार को हृदय से। तो हस के बाद में यू था, इस यू को युवोर नाको से यू को अन होता है और वु को अक होता है, तो इस यू को होता है अन, तो यहाँ हो जाएगा हस अन, सम्मिलन करेंगे तो बनेगा हसन। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है, हाँ, ये यहाँ तक हमारे कृत प्रत्यय समाप्त हो गए। ये कृत प्रत्ययों की समाप्ति हो गई। इसके बाद स्टार्ट होते हैं तद्धित प्रत्यय। यहाँ एक प्रत्यय होता है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय के बारे में एक बात बताऊं तो वो कृतों में भी काउंट होता है लेकिन उसका कम है यूज, लेकिन जो तद्धित है उसमें उसका खूब यूज है, बहुत ज्यादा यूज है। तो जो अण प्रत्यय है वो मतुप के बाद में काउंट हो रहा है, इसलिए मैंने उसे तद्धित काउंट किया, तो उसमें मैं तद्धित ही बता रही हूँ, कृत नहीं बता रही। ठीक है, और कृत में वो इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वो तद्धित में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले लिखा है मतुप प्रत्यय, सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे ही पीछे काउंट होता है। अब जो मतुप प्रत्यय है वो काउंट होता है मतवर्थीय में। ठीक है, ये मतवर्थीय होता है और इसका अर्थ बताएगा कि ये क्या काम करता है। इसका अर्थ होता है ह्रस्व अकारांत प्रथमांत प्रातिपदिक से इन योर, हाँ, तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतो, यह कह रहा है तद अस्या यानी यह इसका है, तद अस्ति अस्मिन्निति मतो, कहने का अर्थ है वह इसका है, वह इसमें है। ऐसे जो अर्थ हैं इन अर्थों में प्रातिपदिक से ध्यान में रखना, प्रथमांत होना चाहिए, विभक्ति का फर्क पड़ता है। तद्धितों में चीजों को ध्यान से देखना, मत भूलना, और अर्थ देख रहे हो तो वैसे अर्थ यहाँ ज्यादातर हम देखते नहीं है। ठीक है, यह इसका है या वह इसमें है, इन दो प्रथम में मतु प्रत्यय होता है। अभी जो मतु प्रत्यय है इसका अर्थ अगर हम यूं समझना चाहें तो भाई जिसके पास धन है वह धनी हुआ, जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी हुआ। ये वाली जो चीज होती है इसको हम मतवर्थी में काउंट करते हैं और मतु प्रत्यय उसी में काउंट होता है। ठीक है, तो यहाँ ये बात ध्यान रखना, ये उसका है, तो जिसके पास गाय है वो गोमान होगा, जिसके पास गुण है वो गुणवान होगा। ये जो चीज बताने वाला है ये मतु प्रत्यय हुआ। ठीक है, ये इसका है या ये इसमें है, ये इसके पास जो है वो सब कुछ बता रहा है, वो मृत्यु प्रत्यय है। तो गाय जिसके पास है उसको बताने वाला हुआ मतु प्रत्यय। तो गो के बाद में हम मतु प्रत्यय लगाएंगे क्योंकि जिसके प्रति हम ये शब्द इस्तेमाल करने वाले हैं उसके पास खूब गाय हैं, ऐसा मानते हुए वह इसकी है इसलिए। तो गो मतु। अभी मतु प्रत्यय के अंदर क्या होता है कि
जो तकार का ऊ है वो होता है अनुनासिक और जो पकार है वो हलंतम से। तो ये पित्त भी है। कैसा है ये? पित्त। जैसे लेप था ना वैसे ये पित्त भी है। और इसके उकार की भी संज्ञा हो रही है। पीछे क्या बच रहा है? गो के बाद हमारे पास मत। ठीक है, बता गो मत। इसमें हम सुविभक्ति लगा के सकार लगा देंगे। अब इसमें बाद में क्या चेंज होता है कि उगिदचान सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम का आगम होगा। ठीक है, नुम का आगम होने के बाद में अत्व संतस्य चा धातु से उपदा दीर्घ करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे? को म न और त, क्योंकि नुम का आगम इससे पहले यहाँ हो रहा है। ठीक है, फिर उपधा जो है मकार उसको हम दीर्घ करेंगे। जब भी नुम का आगम करेंगे ना हम हमेशा उपधा को दीर्घ जरूर करेंगे। हमने पहले भी किया है, यहाँ एक पहले भी हम एक प्रत्यय में कर चुके हैं। तो गो मा न त स ये हमारे पास आया। अब इसमें क्या होगा कि सकार जो है वो दीर्घात सुक्ति से अप्रथम अल से इसका हो जाएगा लोप। क्यों? क्योंकि हलंत है ये शब्द। हलंत के पीछे लगने वाले सकार का लोप हो जाता है। किसमें? हल, नी और आप, इन सब में होता है। तो यहाँ हल है, इस सकार का लोप हो गया। अभी यहाँ संयोग अंतस्य, संयोग है अंत में, तो संयोग अंत से लोप, तो इस सकार का भी लोप हो गया। पीछे बचा क्या? गोमान। ठीक है, गोमान लिखना। अब ये गोमान जो है ये हमारा मूल शब्द है। इसके हम रूप चला सकते हैं। इसके पास गाय है ऐसा व्यक्ति गोमान। अभी हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है गुण में मतु प्रत्यय। अभी यहाँ क्या होता है, कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कुछ एक तो सूत्र हैं जो परिवर्तन लाते हैं। जैसे एक होता है तत्सो मतवर्थी। ये सूत्र कहता है कि मतु पर्थ वाला कोई प्रत्यय परे हो तो तकारांत और सकारांत प्रतीक की भा संज्ञा होती है। और भा संज्ञा करने के बाद में नेक्स्ट सूत्र लगता है, भा संज्ञा होने के कारण यहाँ चेंज आ जाता है। और कैसे आता है कि जो गुण है उसमें मतु प्रत्यय लगाया तो गुण, फिर भी आएगा मत। ठीक है, गुण के बाद में मत था, इसको आकार पे मकार के स्थान पे मादुब्धायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य से वकार का आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मकार है इसको वकार हो जाएगा। किससे? मादुपधाया, मादुपधायाश्च मतोर वो अयवादिभ्य से वकार का आदेश हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा? गुणवत। ठीक है, शब्द क्या बनेगा? गुणवत। जब इस गुणवत को, जैसे बहुत शब्द से भवान बनता है सु लगाने के बाद, तो सु लगाएंगे तो इससे गुणवान बनेगा। कैसे बनता है? भवत से भवान और गुणवत से गुणवान। तो स्वसु लगा तो पीछे बचा सकार। ठीक है, उगिदचाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम का आगम करेगा। अस्वत से चा धातु से उपदा को दीर्घ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा नुम का आगम, उपधा को दीर्घ होगा तो वह आ जाएगा। कैसे? गुण व त, यहाँ नुम का आगम इसके होने की वजह से उपधा को दीर्घ होगा। संयोगांतन से लोप से इसका लोप हो जाएगा। हल गया दीर्घा सुप्ति से अप्रक्तम हल से इसका लोप हो जाएगा। पीछे बचेगा गुणवान। ठीक है, गुणवान। इस तरह से ये दोनों शब्द सिद्ध हो जाते हैं। ध्यान में रखना, जब भी नून का आगम होगा उपधा को दीर्घ जरूर होगा। और यहाँ मकार को वकार में बदलने का काम हो रहा है। उसके अतिरिक्त और कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा दिक्कत की स्थिति हो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रत्यय है हमारा इनी ठन। इनी और ठन दो प्रत्यय है, सूत्र दोनों का एक ही है, अत इनी ठनो। सूत्र का अर्थ कहता है रस्व अकारांत प्रथमांत। अत लिखा है तो रस्व अकारांत प्रथमांत हम देखेंगे, सब में आ रहा है मतवर्थीय के अंदर, ये भी मतवर्थीय है। ठीक है, इनी ठनो भी मतवर्थीय है। तो प्रथमांत प्रातिपदिक है मतवर्थीय के कारण, रस्व अकारांत है, इससे हम इनी और ठन प्रत्यय करेंगे। एक हम देखेंगे इनी का एग्जाम्पल, एक हम देखेंगे ठन का एग्जाम्पल। ठन के अंदर याद रखना, अब मैंने एक सूत्र बोला था ठसिए कहा, आगे लिखा भी है, कहाँ लिखा है, ये रहा, ठसिए कहा। अंग से परे ठकार के स्थान पर एक आदेश रखें। यहाँ ठ कैसा लिखा है, सिर्फ ठ, कोई इसमें स्वर नहीं है, इसको हम एक करते हैं। ठीक है, वो हम यहाँ पर भी करेंगे ठन के अंदर। पहले हम देखते हैं इनी का एग्जाम्पल। तो केश है, पीछे लगाया इनी। ठीक है, अभी जो इनी है इसके अंदर हमारे पास शेष रहेगा इन। क्यों, जो इकार है उसकी पीछे वाला जो इकार है उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, तो ये है केश इन। केश और इन में भ संज्ञा कार का लोप करके वर्ण सम्मेलन करेंगे, ये जो शकार का अकार है इसकी भ संज्ञा हो जाएगी। सूत्र हम पढ़ चुके हैं, मैंने 2 मिनट पहले बोला था, उससे इसका तो बचा हमारे पास केश और इन, बना केशिन। जैसे आत्मन से आत्मा प्रथमा एकवचन में बनता है, वैसे के वैसे केशिन से भी केश ही बचेगा, बनेगा, मतलब प्रथमा एकवचन में सु लगने के बाद सु लगेगा तो पीछे सकार बचेगा, स होगा पीछे केशिन स, नकार का लोप हो जाएगा, सकार का लोप हो जाएगा, जो नकार है उसकी उपधा को दीर्घ हो जाएगा। जब भी पीछे स आता है सु का, तो ये जो नकार की उपधा होती है उसको हम दीर्घ करेंगे। ठीक है, संयोगांतर से लोप से इस नकार को तो हम लोप कर देंगे, सकार का लोप कर देंगे, नहीं, जो अंत का न होता है उसको लोप हो जाता है, लेकिन वो क्या द्वितीय बहुवचन का नहीं होना चाहिए, उसके अतिरिक्त जितने भी अंत के न होते हैं उनका लोप हो जाता है, उससे नकार का लोप हो जाएगा, सकार का लोप सुप्ति से अप्रक्तबल से हो जाएगा। जो इकार है ये, इसकी उपधा ये उपधा को दीर्घ होने से यह केशी में बदल जाएगा। जैसे आत्मन से आत्मा बनता है, वैसे केशिन से केशी बनेगा सु लगने के बाद, अन्यथा शब्द था मूल केशिन, वैसे के वैसे केश था उसमें हमने लगाया ठन प्रत्यय इसी अर्थ में। ठीक है, मतवर्थीय में। तो लगाया केशी ठन, ठन है, नकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, पीछे बचेगा ठकार। ठकार को हम क्या करते हैं, एक, तो केश एक, वह संज्ञा, अकार का लोप, बचा केश इक, शकार में ई मिलाएंगे तो बनेगा केशिक। सु लगाने के बाद सत्व को विसर्ग, ऋतु विसर्ग, शकार को युरुत्व विसर्ग होने से केशिक कहा। ठीक है, ये हुआ इनी और ठन प्रत्यय। फिर नेक्स्ट है इतच प्रत्यय। यह प्रत्यय भी है तो तद्धित, लेकिन काउंट होता है दूसरे गण में। कौन से गण में, भवनाद्यर्थक। ठीक है, भवनाद्यर्थक में होता है, अर्थ है प्रथमान तदस्य संजातम तारकादिभ्य इतच। तारकादि इस गण के शब्दों में इतच प्रत्यय लगेगा, ये बात ध्यान रखना, ये सिर्फ इस गण के अंदर लगेगा। इस गण में है तो प्रथमांत तारकादि गण पठित, प्रथमा से अंत होने वाले तारकादि गण में पठित प्रातिपदिकों से तत्संजातमस्य, अर्थात वह हो गया है इसका, इस अर्थ में इतच प्रत्यय होता है। ठीक है, तो जिस नभ में तारे हो जाएंगे तो वह हो जाएगा तार्कित, और वैसे ही वैसे जिसमें
पंडित जिसमें पंड हो जाएगा, पंड संजाता, वह पड़ जाएगा पंडित। विवेक करने वाली बुद्धि को पंडा कहते हैं, और वह पंड जिसमें हो जाए, यानी जिसकी बुद्धि विवेकित हो जाए, वो हो जाता है पंडित। इस अर्थ में क्या वह हो गया है इसका, इस अर्थ में इन दोनों के अंदर हम इतच प्रत्यय लगाएंगे तो पंड है और यह तारक है। अभी पहले हम लगाएंगे पंड में, तो पंड है उसमें इतच लगाएंगे तो पंड, शेष रहता है यहाँ पर इत। क्यों? तकार की, सॉरी चकार की इत संज्ञा हो जाती है, वैसे के वैसे तार और इत, चकार की इत संज्ञा होने के बाद इत शेष रहता है। ठीक है, तो तारक इत बना तार्कित, और पंड इत बना पंडित। लेकिन यह जो पंड का आकार है उसकी भा संज्ञा से लोप हो जाता है। ठीक है, भा संज्ञा होकर लोप हो रहा है, तो यह बनेगा, जो इसको हो जाएगा हलंत, फिर बनेगा पंडित। तो जब पंडित या तार्किक ऐसे शब्द आए, जैसे पंडित शब्द है, इसमें कोई नहीं सोचता कौन सा प्रत्यय होगा, यहाँ इतच प्रत्यय होता है, मूल शब्द है पंड। ठीक है, यहाँ हलंत मत लगा देना, क्योंकि जो ये आकार है इसका लोप हम इस प्रोसेस में करते हैं। ठीक है, भा संज्ञा करके, तो यह मूल शब्द है पंड। यहाँ मूल शब्दों का पता तो खाली ये गण पढ़ते हैं ना, उससे पता चल जाता है। खास ये दो एग्जाम्पल ध्यान में रखना, पंडित और तार्किक, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा कोई भी। फिर आते हैं हम द फेमस अण प्रत्यय में। अण प्रत्यय के हम तीनों अर्थ देखेंगे और तीनों से रिलेटेड तीन अलग अलग एग्जाम्पल करेंगे। सबसे पहले है तस्यापत्यम, यानी उत्पत्ति है इस अर्थ में। ठीक है, यह उसका बेटा है, तो उसके बेटे को उसके नाम से क्या कहेंगे, जैसे वसुदेव, देवकी के पति थे वसुदेव, और उनके पुत्र था कृष्ण, उनको हम वासुदेव कृष्ण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? वसुदेव में जब हम अण प्रत्यय लगाते हैं तो वासुदेव बनता है, वसुदेव का पुत्र वासुदेव, इसीलिए कृष्ण को तो हम वासुदेव बोलते हैं, लेकिन उनके पिता का नाम वसुदेव था। ठीक है, ये अण प्रत्यय का प्रभाव होता है। तो तस्य अपत्यम, उसके अपत्य है इस अर्थ में, तस्य विकार, उसका विकार है इस अर्थ में, तस्य समूह, उसका समूह है इस अर्थ में। ऐसे जब अर्थ होते हैं तो अण प्रत्यय का प्रयोग तद्धित में होता है। अभी है सबसे पहले किसमें, तस्य अपत्यम, तो अश्वपति है, उसमें हमने लगाया अण, तो सिद्ध क्या होगा, आश्वपतम। ठीक है, कैसे हुआ, तो इसे देखते हैं सिद्ध करते हुए। अश्वपति, इसमें हमने लिखा अण, अण के अंदर क्या होगा, नकार की हो जाएगी इत संज्ञा। ठीक है, तो बच्चा बचेगा अ, अश्वपति अ, हमारे पास स्थिति आएगी अश्वपति अ। फिर क्या होता है, तद्धितेषु अचामादे, आदि अच की वृद्धि हो जाती है, किसमें, जब तद्धित प्रत्यय लगता है तब, तो उसकी वृद्धि करेंगे। तो जो आ है, जो अश्वपति का अ है उसको आ हो जाएगा। क्यों, अ से वर्णी जो वृद्धि है, कि वृद्धि में तीन ही आदेश होते हैं, आ ऐ ओ, इसमें से ये है जो इसके सवर्णी है, तो ये हो जाएगा आश्वपति। पीछे अ है, अब इस अश्वपति और अ है, इसमें क्या होगा, भा संज्ञक जो इकार है उसका यस्यति जैसे लोप हो जाएगा। इसकी भा संज्ञा हुई इस इकार की, और यस्यति जैसे इसका लोप हो गया, तो बचा आश्वपत अ, सम्मेलन करेंगे तो आश्वपत, और जब सुका सु लगाएंगे तो सकार का पृत्व विसर्ग करने से बने सिद्ध होगा आश्वपत। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। फिर है तस्य विकार के अर्थ में हम करेंगे अश्मनो विकारः। अश्मन यानी पत्थर, उसमें विकार होने से उसमें हम अण प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, जब हम ये प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा हमारे पास अश्मन प्लस अण। अश्मन के बाद में अ, क्यों? नकार की णकार की इत संज्ञा हो गई, तो बनेगा अश्मन अ। इस अश्मन में णित के कारण आदि की वृद्धि होगी, तो बनेगा आश्म आश्मन। ठीक है, अश्मन अ। अब यहाँ पर भी क्या होगा? वृद्धि आदेश, तो ये हो जाएगा आश्मन, फिर पीछे अ है ही। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे हम? अब इसमें हम टी का लोप कर देंगे। किससे? अश्मनो विकारे टी लोपो वक्तव्य, इससे हम इसकी टी का लोप कर देंगे। टी क्या होती है? अंतिम अच और उसके बाद जितना भी आता है उस समूह टी संज्ञा करते हैं, कभी भी एक वर्ण की नहीं होती है। तो यहाँ अंतिम अच है अ, अश्मन के मकार का अ है, मकार का अ और उसके पीछे का जितना भी पोर्शन है उसकी हम इत संज्ञा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? सॉरी, टी संज्ञा कर देंगे। और टी संज्ञा का अगर हम टी का लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारे पास था आश्म, अन का लोप हो गया अ। ठीक है, जब हम सम्मेलन करेंगे तो बनेगा आश्म। जब हम सो लगा के सकार को ऋतु विसर्ग करेंगे तो बनेगा आश्म। ठीक है, ये थी हमारी दूसरी स्थिति। फिर हम आते हैं तीसरा एग्जाम्पल जो है तस्य समूह इस अर्थ में। तो कौओं का समूह, काका नाम समूह, काका नाम समूह कौओं का समूह है। उस अर्थ में जब हम काक के अंदर अण प्रत्यय लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? तकाक, पीछे आएगा अ। अब यहाँ अगर हम ह संज्ञा का लोप करके इसमें ये मिक्स करेंगे तो भी बनेगा क्या? काक। सू लगा के ऋस्व विसर्ग करेंगे तो काका। तो कौओं का समूह भी काका ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ आदि में आदि जो हर्ण वर्ण है उसकी भी वृद्धि पहले से हो रखी है, यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं है क्योंकि इसकी वृद्धि है, क्योंकि ये वृद्धि में ही है। इसको हम वृद्धि करके और कितनी वृद्धि करें, क्योंकि आ से सवर्णी वृद्धि संज्ञक अवर्ण भी आ ही है, तो इस वजह से यहाँ ज्यादा चेंज नहीं आता, काका का काका ही रहता है। पीछे भी अकार है और आगे भी इसकी वृद्धि आदेश भी सेम है, इस वजह से काका से काका रहेगा, बाकी अदरवाइज चेंज होता है। चेंज क्या होता है? जब भी हम अण लगाएंगे ना तो जो आदि अच होगा उसको हो जाएगी वृद्धि। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिति है उसका पुत्र है, उस स्थिति में अगर हम अण लगा रहे हैं तो आदि अच को वृद्धि, दी को वृद्धि होगी तो क्या होगा? आ, ऐ और औ में से ये जो ऐ है ये इसके सवर्ण वृद्धि आदेश है, तो ये हो जाएगा दैति। पीछे अ है, अब इस इकार को वैसे ही लोप हो जाएगा तो बनेगा दैत और अ, या इसको हो जाएगा गुण तो दैते। तो हो जाएगा दैत्य। ऐसे जब गुण होता है तो दैत्य बनेगा और गुण नहीं होता है तो दैत बनेगा। फिर आता है ई प्रत्यय। यह प्रत्यय है तद्धित, लेकिन किस अर्थ में? अपत्य अधिकार में। ठीक है, सूत्र है अत इय, अर्थ है अपत्य अर्थ में रस्व इकारांत षष्ट्यंत समर्थ, सॉरी ये समर्थ है, समर्थ प्रातिपदिक से ए प्रत्यय होता है। कैसा? षष्ट्यंत होना चाहिए, रस्व अकारांत होना चाहिए, उससे ए प्रत्यय होगा। जैसे दशरथ है, रस्व इकारांत है। षष्ट्यंत जब होगा जब ये किसी में, किसमें?
किसी सेंटेंस में जब ये षष्ठी वाला होगा, जैसे दशरथ का पुत्र, वहां पर हम इसमें ये प्रत्यय लगाएंगे, तो दाशरथी ऐसे हो जाएगा। पर ये अभी हम ये करेंगे तो दशरथ है, अभी जो ये प्रत्यय है उसमें यकार का हलंत्यम से लोप हो जाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, लोप किसका हो रहा है, इत संज्ञा होकर के, यह बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखता है। क्यों? सूत्र लगते हैं। जैसे हमने एक सूत्र पढ़ा था, अच्छो नीति, उसमें नकार या यकार दोनों में से जब किसी की इत संज्ञा होती है तो उसको ये लगता है वैसे ही। तो अभी जब हम यहाँ था, हमारा शब्द था दशरथ, दशरथ में हमने लगाया इया, तो हमारे पास रहा दशरथ, ए के यकार का लोप हो गया, तो दशरथ के बाद आया ए। ठीक है, अब दशरथ ई है, इसमें क्या हुआ, ये होने के कारण तद्धितेश वाचाम आदेश से आदि की वृद्धि हो जाएगी, तो हो जाएगा दाशरथ। ठीक है, फिर क्या करना है, आदि वृद्धि करने के कारण अकार के स्थान पे अकार आदेश हो जाता है और भा संज्ञक अकार का यस्य तीचा से हम लोप कर देंगे, तो यह हो जाएगा दाशरथ। फिर थी ई था, शब्द बनेगा सम्मिलन के बाद दाशरथी, दशरथ से क्या बना दाशरथी। वैसे ही वैसे दक्ष था, तो एक शकार के क्ष के आकार को तो लोप हो रहा है, उसमें हम ई मिला देंगे तो दाक्ष इक्ष ये हो जाएगा। और वही द है, इसके पीछे अंदर जो आकार है उसको जब हम तो ऐसे दाक्षी सिद्ध हो जाता है। फिर आते हैं ठक, नेक्स्ट है हमारा ठक प्रत्यय। यह हम ठगाधिकार में पढ़ते हैं, ठक प्रत्यय खास तौर से ठगाधिकार में इसका खास तौर से यूज होता है, लेकिन इसे आमतौर पर हम एक प्रत्यय के नाम से जानते हैं, और उसका रीजन ये है कि जो ठकार है उसमें ककार की तो हो जाती है इत संज्ञा। ठीक है, और पीछे बचता है ठ, उस ठ के ठकार को हम इक आदेश कर देते हैं ठस्य का से, तो ये इक आदेश यही रहता है पीछे, इस वजह से इसका इक प्रत्यय भी कहा जाता है। कई जगह इसे इक प्रत्यय ही मानता है। तो वहां क्या है ना, जब हम इक प्रत्यय लिखते हैं ना, तो वहां इक का को हलंत नहीं करना है, क्योंकि वो हलंत नहीं होता, पूरा होता है का, उसमें एक आकार भी होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ठक प्रत्यय लिखेंगे ना, तो यहाँ का एक हलंत है, क से अंत हो रहा है, आकार नहीं है उसमें। इसका जो पहला सूत्र है वो है तेन दिव्यति खनति जयति जितम, खेलने वाला, खोदने वाला, जीतने वाला, जीता गया। इन अर्थों में तृतीयांत प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय होता है। ठक प्रत्यय जहां भी हो रहा है प्रतिपदे से हो रहा है, लेकिन उसमें जो अर्थ है वो अलग अलग होते हैं। खेलने वाला, खोदने वाला, जीतने वाला, जीता गया, वैसे ही संस्कृतम ये सूत्र कहता है उससे संस्कार किया गया, इस अर्थ में सेम प्रातिपदिकों से। तरती से वह उससे तरता है या उससे पार हो जाता है, इस अर्थ में भी हम ठक प्रत्यय करते हैं तृतीयांत प्रातिपदिकों से। वैसे चरती इस सूत्र से उससे जाता है या उससे खाता है, इस अर्थ में हम तृतीयांत प्रातिपदिकों से ठक प्रत्यय करते हैं। तो जिन अर्थों में हम ठक प्रत्यय करते हैं वो अर्थ हैं खेलने वाला, खोदने वाला, जीतने वाला, जीता गया, जिससे संस्कार किया जाए, जिससे तर जाए, या जिससे पार हो जाए, या जिससे जाता है, या जिससे खाता है, उन सभी अर्थों में हम ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अभी इन अर्थों में ठक प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो अभी जैसे है हमारा अर्थ, एग्जाम्पल है अक्ष। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे खेलने वाला, अक्ष होता है पासा, तो जो पासे से खेले में हम अक्ष में खेलने अर्थ में ठक प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, तो अक्ष है, ठक प्रत्यय का ठ शेष रहा। अब इस ठ के अंदर क्या होगा, हम इसे एक आदेश कर लेंगे ठस्य क से। ठीक है, कैसे, ठ के स्थान पे एक आदेश, तो ये हो जाएगा अक्ष के बाद एक, अभी एक आ गया तो वैसे ही ऐसे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा आ, और इस आकार का लोप हो जाएगा, सम्मेलन करेंगे तो हो जाएगा आक्षिक।
और ये सब कुछ कैसे हुआ? तो अक्ष ठ के बाद में अक्ष इक था, उसमें किति च से आदि की वृद्धि हो जाएगी, किति च से। क्यों? जैसे वो णिति था ना, उसमें कर रहा था ना आदि वृद्धि, वैसे के वैसे किति च कहता है कि और जब कित हो तब भी आदि वृद्धि होती है। तो यहाँ कित कैसे हुआ? ठक प्रत्यय था, आकार की इत संज्ञा हुई थी इसका की, तो ये कित था। इस कित होने की वजह से आदि में वृद्धि हुई, तो हुआ आक्ष। ठीक है, और यस्येति से भ संज्ञा की लोप हो गया। ठीक है, तो आक्ष एक आक्षिक, वैसे के वैसे उडुप ठक उडुपिक, ये कैसे हुआ? तो यहाँ इसको उडुप को वृद्धि आदेश होगा तो ओ हो जाएगा, डू था ही। पकार के अकार को भ, अकार में जो भ है, भ संज्ञक अकार है, उस अकार को हम लोप कर देंगे यस्येति से। ठीक है, फिर यहाँ ठक को होता है इक, तो वो इक से प में जुड़ के औडुपिक। ठीक है, हस्तिन है, इसमें भी हकार को दीर्घ वृद्धि आदेश हुआ, तो हास्त हास्तिन। अभी जो नकार है उसको हो जाएगा इन, इस पूरे इन को टी का लोप होने से लोप हो जाएगा, पीछे इत जुड़ेगा तो बन जाएगा। ठीक है, ये हुआ हमारा ठक प्रत्यय, जिसे हम इक प्रत्यय भी बोल सकते हैं, लेकिन जब हम इक लिखेंगे तो क को हलंत नहीं बनाना है। ठीक है, अगर हम ठक लिखेंगे तो ये हलंत है, क्योंकि हलंत्यम से इसका इत भी होता है। फिर है त्वा और तल प्रत्यय, इन दोनों का सूत्र एक ही है, ये भी तद्धित है। सूत्र है तस्य भाव तलो, उसका भाव ऐसा अर्थ हो, तस्य भाव यानी उसका भाव ऐसा अर्थ हो, तो हम षष्ट्यंत प्रातिपदिक से त्व और तल प्रत्यय करते हैं। ठीक है, जब हम त्व लगाएंगे और जब तल लगाएंगे, एक ही शब्द में दोनों एग्जाम्पल देखते हैं, तो गो है गाय, इस शब्द में हमने लगाया त्व, उसका भाव गाय का भाव। अगर किसी में गाय का भाव आए, ठीक है, तो हम उसमें त्व प्रत्यय लगाए, बना गोत्व, वैसे के वैसे गोता। गाय का भाव आने से तल प्रत्यय लगाया, लकार को हमने इत कर दिया। ठीक है, तो तलंत स्त्रीलिंग के होने के कारण वो गोता सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि जो तल है वो स्त्रीलिंग होता है, ध्यान में रखना, इस वजह से यहाँ गोता हुआ, अदरवाइज नहीं होता, रमा की तरह ये सिद्ध हो जाता है। फिर है इमनिच प्रत्यय, नेक्स्ट हमारा इमनिच प्रत्यय, यह होता है तो त्वतल और अधिकार में ही काउंट है। ठीक है, ये त्वतल और अधिकार में है, त्वतल भी और ये इमनिच भी। अभी जो इमनिच प्रत्यय है ये कह रहा है पृथ्वी पृथ्वादिव्य इमनिज्वा। अब ये जो पृथु शब्द से शुरू होने वाले हैं ना, जैसे वो तारकादि भी था, वैसे यह पृथु शब्द से है। पृथु शब्द आदि में है, जिसके ऐसा जो ग्रुप है, उस पूरे ग्रुप के जो शब्द है षष्ट्यंत समर्थ पृथु आदि प्रातिपदिकों से, षष्ट्यंत होने चाहिए, समर्थ होने चाहिए और पृथु आदि यानी इस ग्रुप के ही होने चाहिए, ऐसे प्रातिपदिकों से भाव अर्थ में इमनिच प्रत्यय होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो पृथु, हमने जो शब्द का प्रथम है पृथु, उसी को लिया, पृथु में हमने लगाया इमनिच। अभी जो इमनिच है इसमें क्या रह रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे कि इमनिच प्रत्यय में से शेष रहता है इमन। क्यों? ये नी का ई और ये च हो जाएगी हलंत्य से, और जो ये नी है ये होता है अनुनासिक, इस वजह से इन दोनों की इत हो जाएगी और लोप हो जाएगा। ये ना तो पित है, ना नित है, ना णित है, ना ही एक कित है, ये बात ध्यान रखना। तो ये इमन है, पृथु इमन। यहाँ ध्यान रखना, जो ये पृथु का री है, इसको ना हमने क्या करा है, र करा है। र क्यों करा? तो र करने का रीजन है कि जब हमें वृद्धि करनी थी और रिकार आ गया, ठीक है, तब। तो इसके लिए सूत्र है र ऋतो
हलादेर लघोह, यानी हलादी अंग के, ये हलादी अंग है, हल से स्टार्ट होने वाला, क्यों? क्योंकि प है शुरुआत में। हलादी अंग के लघु रिकार के स्थान पे, अगर यही अगर किसी अ से, आ से, यानी किसी अच से शुरू होता तो ये सूत्र नहीं लगता। तो हलादी अंग के लघु रिकार के स्थान पर र आदेश होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या था? प था और री था। ठीक है, तो ये हो गया प्र। अभी भी यहाँ पर कोई नहीं है। और इष्टन, इमनिच और ईसुन प्रत्यय परे हो, तो ये इमनिच प्रत्यय परे था, इसलिए इस री को र हो गया, तो ये हुआ प्र। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, फिर ये होता है प्र बनता है, प्रथु और इमन बनता है। अब ये क्या होता है कि टेह, ये सूत्र लगता है उसके बाद में। तो टे से क्या कहता है कि टी संज्ञक, टी संज्ञा होती है ना जिसकी, उसको लोप हो जाएगा, तो इसकी टी संज्ञा उकार हुआ, इसको लोप हो जाएगा, तो ये बना प्रथ। ठीक है, फिर हमारा इमन है ही, जब जोड़ेंगे तो बनेगा प्रतिमन, और जब हम इसके रूप चलाएंगे तो पहला बनेगा प्रतिमा। जैसे हमने बनाया आत्मन से आत्मा, वैसे ही प्रतिमन से बना प्रतिमा। ठीक है, इस प्रकार से ये शब्द बनता है। ये था हमारा इमनिच प्रत्यय। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट, त्रल प्रत्यय। सप्तम्यास्त्रल, ये इसका सूत्र है। ठीक है, और ये सूत्र काउंट होता है प्रागदेशीय में, यह प्रागदेशीय में काउंट होता है। तद्धितों में क्या है, अलग अलग वर्ग बनाए हुए हैं, प्रागदेशीय, मतलब मतवर्थीय, अपत्याधिकार, ऐसे करके। तो यह प्रागदेशीय में है, उसमें है सप्तम्यास्त्रल। अर्थ है इसका द्वि आदि शब्दों से परे, द्वि से आदि होने वाले शब्द, किम, सर्वनाम, बहु, इन सप्तम्यंत प्रातिपदिकों से, यानी द्वि आदि शब्दों से बाद में अगर किम, सर्वनाम, बहु, ये ऐसे सप्तमी से अंत होने वाले प्रातिपदिक आए, कैसे किम, सर्वनाम और बहु, ये सब, तो वैकल्पिक त्रल प्रत्यय होता है, विकल्प से होता है, जरूरी नहीं है। तो जैसे किम है, इसमें हमने त्रल लगाया, अगर ये सप्तम्यंत है तो, कस्मिन था, वहां पर हमने यह त्रल लगाया तो बनेगा कुत्र। ठीक है, यस्मिन था, वहां पर हमने त्र लगाया तो बनेगा यत्र। क्यों? क्योंकि लकार है, उसका लोप हो जाएगा, पीछे बचा जाएगा त्र, इस तकार का भी लोप हो जाएगा, यह त्र। जैसे किम का तो कुत्र कैसे बनता है, तो यहाँ थोड़ा प्रोसेस है, कैसे कि किम था, फिर लगाया त्र, फिर क्या होता है कि कोतिहो, ये सूत्र लगता है। इससे क्या होता है कि जो कि था उसको को हो जाता है, तो बनता है कुत्र। ठीक है, वैसे यत से यत्र, तत् से तत्र, इस तरह के शब्द इससे सिद्ध होते हैं, किससे? त्रल प्रत्यय से। फिर आते हैं हमारे दाव प्रत्यय। ये जो प्रत्यय है, यह भी प्रागदेशीय में ही काउंट होता है। सूत्र है इसका सर्वे, सर्वे कान्य कियत तदह दा, सर्वे कान्य कियत तदह का, यानी सप्तम्यंत कालार्थक, काले, सर्व, एक, अन्य, किम, यत और तद, ये 4-5 शब्द होने चाहिए। ये जब काल अर्थ में गम्यमान होने पर स्व अर्थ में, यानी इनके खुद के अर्थ में दा प्रत्यय लगता है, इनका खुद का अर्थ होना चाहिए। ठीक है, जैसे सर्वदा, सर्वदा बनेगा। अब यहाँ एक सूत्र मिलता है जो वैकल्पिक है, वो क्या कहता है कि सर्व को स आदेश होता है, तो यहाँ सर्वदा और सदा दोनों सिद्ध हो सकते हैं। सूत्र होता है सर्वस्य होने तरास्याम दी, ये कहता है कि सर्व के स्थान पे स आदेश होता है दकार आदि प्रत्यय होने पर। ठीक है, तो वहां पर हम सर्वदा और सदा दोनों सिद्ध कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में जब हम प्रकृति प्रत्यय लिखेंगे तो हम सर्व और दा लिखना है। ठीक है, फिर है यत, तदा, यदा, वैसे ही अन्य दा, अन्य दा, एक दा, किन दा। ठीक है, यदा, तदा, कदा, किम दा, किम दा और दा का हो जाएगा कदा, वही कोति हो से।
ठीक है। फिर आते हैं हम तरप प्रत्यय, फोर्थ लास्ट। तरप, तमप, टाप और नीम, 4 प्रत्यय बचे हैं सिर्फ। तरप व तमप प्रत्यय होते हैं वृद्धतर और वृद्धतम इस कंडीशन में, जैसे सुपरलेटिव डिग्रीज होती है ना उस हिसाब से। देखते हैं सूत्र इसका अर्थ ज्यादा अच्छे से बताएगा। द्विवचन विभज्योद पदे तरवीय सुनो। ये सुन और तरप दोनों प्रत्यय एक ही अर्थ में लगते हैं, और ये दोनों होते हैं दो में एक के अतिशय उत्कर्ष को बताने के लिए। यानी अगर दो चीजें हैं, जैसे हम दो चीजें अच्छी है लेकिन उनमें से ज्यादा अच्छी कौन सी है, जैसे गुड और बेटर होता है ना। तो जब हम जब हम किसी को अकेले को बोलते हैं तो गुड बोलते हैं, जब हम दो में किसी का कंपैरिजन करते हैं तो हम बेटर बोलते हैं, और जब एक ग्रुप में हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो बेस्ट बोलते हैं। बिल्कुल वैसे जब दो का कंपैरिजन होगा तो तर लगेगा, और जब एक ग्रुप से कंपैरिजन होगा ना तो तम लगेगा, तरप और तमप से। ठीक है। तो यहाँ क्या है, दो में से एक के अतिशय या उत्कर्ष को बताने के लिए विभक्तव्य शब्द के उपपद होने पर उत्कर्ष विशिष्ट अर्थ में सुबंत और तिङंत से तरप और ये सुन प्रत्यय होते हैं, सुबंत और तिङंत से होते हैं। ठीक है। तो ये से लघु है, इस लघु में हमें बताना है दो चीजों में ज्यादा छोटी कौन सी है, तो हमें तरप प्रत्यय लगाना है, सिद्ध होगा लघु तरह। हम बाद में फिर से सुप लगाएंगे इससे। तो यहाँ था लघु, तरथ तरप का है, तर शेष रहेगा, लघुतर, सम्मेलन करके लघुतर बनेगा, सु लगाएंगे, सकार को ऋतु विसर्ग करके लघुतर सिद्ध हो जाएगा। वैसे क्या, वैसे तमप है अतिशाय ने तमविष्टो, अतिशय विशिष्ट अर्थ में विद्यमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में अपने अर्थ में तमप और इष्टन प्रत्यय होते हैं। ठीक है। ये और इष्टन ये दोनों अलग अलग है, ये वैसे तरप और तमप है। ठीक है। तो लघु और तमप इसी तरह से लघुतम बन जाएगा जैसे लघुतरह बना। फिर आते हैं हम स्त्री प्रत्ययों में। ये ताप और नीम दोनों स्त्री प्रत्ययों में काउंट होते हैं। जो ये तरप और तमप प्रत्यय थे ये काउंट होते हैं प्रागिवीय में, लेकिन नीम और ताप ये दोनों होते हैं स्त्री प्रत्ययों में। ठीक है। तो हम देते हैं स्त्री प्रत्ययों का पहला टाप प्रत्यय। यह है अजादितश टाप, इसका सूत्र है। यह कहता है कि अजादि गण में पढ़े गए शब्द, यानी अच्छ से आजादी गण में पढ़े गए। ठीक है। आजादी, अज्जा, अजा नहीं, अज आदि, अज यानी बकरा होता है, इस गण में पढ़े गए। एक तो हम बोलते हैं अच्छ आदि, यहाँ अच आदि नहीं है, यहाँ अज आदि है, ध्यान में रखना। तो अजादि गण में पढ़े गए जहाँ अज सबसे पहले पढ़ा गया है, ऐसे पढ़े गए शब्द अथवा रस्व अकारांत शब्द, जब इसमें स्त्रीत्व की विवक्षा होगी, जब इनको स्त्रीलिंग में बदलना होगा हमको, तब हम क्या करेंगे, उसमें टाप प्रत्यय करेंगे। ठीक है। तो टाप प्रत्यय में क्या शेष रहेगा, टकार की चुटु से और पकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, हमारे पास बचेगा आ। ठीक है। अज था हमारा शब्द, सबसे पहला शब्द आजादी में, तो अज था, अज के बाद में हमारे प्रत्यय का शेष बचा आ, अज आ। ठीक है। सवर्ण दीर्घ होकर बनेगा अजा। वैसे के वैसे एड़क आ एड़का, अश्व आ अश्वा। ठीक है। इस प्रकार से हम स्त्रीलिंग बनाएंगे। कैसा, अदंत होना चाहिए यानी अकारांत शब्द होना चाहिए, या फिर अजादी गण में पठित होना चाहिए, तब हम टा प्रत्यय लगाएंगे। उसके बाद आता है स्त्री प्रत्यय में नी प्रत्यय। अब ये नी प्रत्यय का सूत्र है उगीतश्च, जिसमें ये कह रहा है कि उक यानी ओ री और री इन तीन की इत संज्ञा हो गई हो, ऐसे प्रातिपदिकों से अगर स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो हम नी प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें है सबसे पहले भवत। जब हम नीप लगाएंगे तो नीप के अंदर क्या होता है कि न की रसव का तद्धित से इत संज्ञा हो जाएगी, और प की किससे हो जाएगी, हलंत्यम से, तो बचेगा ई। ठीक है। तो हमारे पास भवत है, पीछे ई है, सम्मेलन करने के बाद बनेगा भवती। वैसे कैसे नद था, नीप का ई बचा, सम्मेलन करेंगे तो बन जाएगा नदी। अब बोलो कि द की आकार का क्या हुआ, तो द के आकार को क्या होता है, भ संज्ञा के अंत्याकार के यसे तीजा से लोप, भ संज्ञा करेंगे, यसे तीजा से लोप कर देंगे। और अगर बीच लास्ट में हलंत आता है तो टी संज्ञा करेंगे, टी का लोप कर देंगे। और अगर अंत में हल आता है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मिक्स कर देंगे। ठीक है। इस तरह से यह हमारा प्रत्यय जो नाम का चैप्टर था यह हो गया कंप्लीट। इससे संबंधित कोई भी सवाल हो
तो मुझसे ग्रुप में मैसेज के दौरान पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज की क्लास प्रत्यय की खत्म होती है और इस प्रत्यय की क्लास के साथ ही आज हमारा सिलेबस भी खत्म होता है। इस सिलेबस से रिलेटेड अगर किसी को सवाल हो तो वो भी हमसे चैट में, ग्रुप चैट में पूछे जा सकते हैं। ग्रुप चैट में ही पूछना, ठीक है? और कोई और भी सवाल हो, सवाल वगैरह क्वेश्चन से रिलेटेड या इस तरह का, तो भी हमसे ग्रुप में पूछा जा सकता है। इसी के साथ आज हमारा सिलेबस खत्म होता है। गुड लक फॉर योर एग्जाम।